Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th March 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about Agni 5 MIRV technology. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो करंट डेवलपमेंट को देखने से पहले वी विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट प्रोग्राम दैट वाज स्टार्टेड वे बैक इन 1982 जिसका नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम जैसा कि मैंने आपको बताया 1982-83 में लॉन्च किया गया था बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इस मिसाइल प्रोग्राम के अंतर्गत इंडिया वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू बिकम सेल्फ रिलायंट एज फार एज मिसाइल टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। हमें दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड ना रहना पड़े फॉर सब मिसाइल टेक्नोलॉजी। इसके लिए ये प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू किया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लीडरशिप में, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत 5 अलग अलग तरह के मिसाइल डेवलप किए जाने थे। पृथ्वी मिसाइल विच वॉज टू बी सरफेस टू सरफेस मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स आर दोज विच वर्क अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो पृथ्वी, अग्नि इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल, त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एंड देन नाग एंटी गाइड टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल तो कोई आते हुए एनिमी टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए नाग मिसाइल डेवलप किया जाना था। ये प्रोग्राम शुरू हुआ 1982 में, जाकर के खत्म हुआ 2008 में। तो लगभग इतने सालों के बाद, 25-26 सालों के बाद अल्टीमेटली ये 5 अलग अलग तरीके के मिसाइल भारत ने डेवलप कर लिए। इस प्रोग्राम के सक्सेस का क्रेडिट दिया जाता है हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, एंड बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस प्रोग्राम ओनली। काफ़ी पहले ही इनिशियल सक्सेस मिल चुके थे, फाइनल जाकर के 5 तरीके के मिसाइल डेवलप हुए अलग अलग वर्जन के 2008 तक। इन अब्दुल कलाम साहब ने काफ़ी पहले ही इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करा दिया गया था। इसी कारण से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को नाम दिया गया द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, स्पेशली बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक बार जब ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम कामयाब हो गया, तो फिर भारत ने क्या किया, भारत की जो डिफेंस सेक्टर की जो प्रीमियर एजेंसी है या कंपनी है डीआरडीओ, उसने शुरू किया इन्हीं मिसाइल्स के अंदर हायर वर्जन डेवलप करना। जैसे अग्नि का, अब देखिए अग्नि 1 700 किलोमीटर का रेंज, 12 टन तक का वो वॉरहेड ट्रांसफर कर सकता है, मतलब बारूद आप कहिए, वॉरहेड 12 टन का। फिर अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 एंड अग्नि 5। रेंज बढ़ता गया, वॉरहेड की कैपेसिटी भी बढ़ती गई। तो अलग अलग हायर वर्जन के मिसाइल्स डेवलप किए गए इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत। प्लस कुछ नए नए तरीके के मिसाइल भी डेवलप हुए, फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मोस मिसाइल, निर्भया मिसाइल। The new type of missiles were also developed, Sagarika and all were also developed apart from these 5 missiles. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम के अंतर्गत भारत के पहले 5 मिसाइल्स डेवलप किए गए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज मिसाइल्स आर बीइंग अपग्रेडेड। उसी कॉन्टेक्स्ट में जो हमारा अग्नि मिसाइल है, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, उसका जो 5th वर्जन है अग्नि 5 वर्जन, जिसका 5000 किलोमीटर का रेंज है और 50 टन तक का वॉरहेड कैपेसिटी है, उस अग्नि 5 में भी एक नई तरह के टेक्नोलॉजी को हमने टेस्ट कर लिया है, जिसका नाम है MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। ये जो MIRV टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया गया है विथ अग्नि 5 मिसाइल, इस टेस्टिंग को नाम दिया गया है मिशन दिव्यास्त्र। तो मिशन दिव्यास्त्र हैज बीन सक्सेसफुल एंड अग्नि 5 of India has now shown कि it can work in association with MIRV technology as well। तो क्या है MIRV टेक्नोलॉजी जिसको टेस्ट किया गया है मिशन दिव्यास्त्र के अंदर, वो समझते हैं। देखिए MIRV टेक्नोलॉजी के मदद से अग्नि मिसाइल एक ही साथ अलग अलग लोकेशंस पे न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, अलग अलग लोकेशन जो लगभग हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की दूरी पे है।
तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल समझने के लिए कह रहे हैं पाकिस्तान के कराची, इस्लामाबाद और अलग अलग शहरों पे एक साथ न्यूक्लियर अटैक करा जा सकता है विथ हेल्प ऑफ दिस अग्नि 5 मिसाइल्स MIRV टेक्नोलॉजी. So, as I said, this new capability allows the weapon system to deliver multiple nuclear warheads against different targets spread across hundreds of kilometers. So, of course, जैसा कि आपको पता है कि भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो है नो फर्स्ट यूज बट मैसिव रिटालिएशन. तो नो फर्स्ट यूज यानी कि हम पहले तो किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तो हम लोग फिर रिटालिएट बैक करेंगे, काउंटर अटैक करेंगे इन अ मैसिव फैशन. तो भारत के लिए ये जो अब MIRV टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है इन एसोसिएशन विद अग्नि 5 मिसाइल, दैट विल डेवलप अ स्ट्रॉन्गर डेटरेंस कैपेबिलिटी फॉर इंडिया. डेटरेंस का मतलब होता है टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम यूजिंग वेपन्स लाइक न्यूक्लियर वन. तो न्यूक्लियर वेपन हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल ना हो, इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटरेंस क्रिएट कर दिया है भारत ने बाय डेवलपिंग दिस अग्नि 5 MIRV टेक्नोलॉजी. क्योंकि अगर हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो हम लोग एक साथ इतने न्यूक्लियर अटैक करेंगे कि कोई भी देश फिर उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएगा. अभी कैसा होता है कि अगर आपके पास एक ही तरीके का अटैक करने का है तो जो आपका एनिमी कंट्री है वो आपके उस मिसाइल को एयर में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है. बट इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, देन नो कंट्री वुड टेक चांस टू गेट इंगेज्ड इनटू न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन विथ यू, बिकॉज MIRV टेक्नोलॉजी की मदद से आप एक साथ अलग अलग लोकेशंस पे अटैक कर सकते हैं. MIRV टेक्नोलॉजी अब भारत के पास भी आ गई है इन एसोसिएशन विद दिस अग्नि 5 मिसाइल. भारत के अलावा पहले से this MIRV technology is with US, UK, France, Russia and China. So now India has also included into this exclusive esteemed league. इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1982-83 में शुरू किया गया, लेड बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, इसीलिए उनको नाम दिया गया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. इसके अंतर्गत 5 मिसाइल्स डेवलप किए गए. पृथ्वी दैट वाज सरफेस टू सरफेस, आकाश सरफेस टू एयर, नाग एंटी टैंक मिसाइल, त्रिशूल सरफेस टू एयर एंड अग्नि surface to surface, completed in the year 2008. Since then, new missiles like BrahMos, CTC are being developed, plus upgradation on these 5 missiles is also being done. करंट न्यूज है मिशन दिव्यास्त्र टेस्ट हुआ है हाल फिलहाल में, जहां पे अग्नि 5 जो मिसाइल है हमारा उसके साथ MIRV टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है बाय DRDO. MIRV मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल. सो मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड capable of attacking multiple locations simultaneously, that will increase India's deterrence capacity. So this kind of technology is now available only with few countries like US, France, China, UK, Russia. इस टॉपिक से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको दिया है. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय UPSC इन द ईयर 2014. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is about self-help group and bank linkage program. This topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो टॉपिक है वो आपके GS पेपर 2 गवर्नेंस वाले सेगमेंट में एज इट इज दिया हुआ है. सेल्फ हेल्प ग्रुप तो जरा देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप पहले होता क्या है वो समझते हैं एंड देन वी विल सी इन डिटेल. देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ अबाउट 15 to 20 पीपल. 15 से 20 लोगों का इनफॉर्मल एसोसिएशन होता है. मोस्टली रूरल एरियाज में बनाते हैं लोग एंड मोस्टली वीमेन बनाती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप इन जनरल. ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ वीमेन ही बना सकती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, मेन भी बना सकते हैं, बट मोस्टली वीमेन बनाती हैं रूरल एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप 15 से 20 लोगों का. इसका मुख्य मकसद होता है कि कुछ पैसे इकट्ठा करें, साथ में जिसके पास जो भी पैसा है वो इकट्ठा करे और उस पैसे से फिर कोई लोकल एंटरप्राइजेज वो स्टार्ट करते हैं. जैसे मान लीजिए अचार बनाना शुरू कर दिया, पापड़ बनाना शुरू कर दिया, उसको फिर वो पैकेजिंग किया, ब्रांडिंग किया थोड़ा बहुत और बेचना शुरू किया आसपास के मार्केट्स में, ताकि विमेन के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुले. सो दिस इज हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्टेड एज एन इनफॉर्मल एसोसिएशन. सेल्फ हेल्प ग्रुप तो काफी पहले से चला आता रहा है भारत में, लेकिन एक मेजर सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत कराई 1972 में ईला भट्ट जी ने with the name सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन. तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का आप कह सकते हैं एक पहला ओरिजिन इस 1972 सेवा ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करके देखा जाता है.
वैसे पहले से भी चल रहा था हमारे देश के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप। ईला भट्ट इज नोन फॉर प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड शोकेसिंग कि हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप कुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्निंग अराउंड विमेन इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड टैपिंग विमेन इकोनॉमिक पोटेंशियल। सो ईला भट्ट को इसके लिए क्रेडिट दिया जाता है। ईला भट्ट इज ऑल्सो नोन एज ए स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट पर्सन, गांधीयन फेमिनिस्ट। तो उनके कुछ कोट्स भी अगर आप याद रखें तो दैट विल बी हेल्पफुल। फॉर एग्जाम्पल उनका एक कोट है, इट इज द वुमेन हु आर द लीडर्स इन चेंज एंड विदाउट देयर पार्टिसिपेशन पॉवर्टी कैन नेवर बी रिमूव्ड। तो प्लीज मग अप दिस कोट, इट कैन बी हेल्पफुल इन एसे राइटिंग। तो ईला भट्ट जी का एसोसिएशन जो है सेवा, दैट बिकेम वेरी प्रोमिनेंट, दैट फर्दर इनकरेज्ड अदर वीमेन टू क्रिएट सच सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन ऑर्डर टू लुक फॉर मोर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। तो self help groups are a means to get self employment for the women and that enhances their income। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो पहले से बन रहे थे। 1972 में ईला भट्ट जी ने इस आइडिया को थोड़ा और पॉपुलराइज कर दिया। 1992 में नबार्ड ने, जो भारत सरकार द्वारा स्टार्ट की गई एक रीफाइनेंस एजेंसी है जिसका मेन काम है आरआरबीज के थ्रू, ग्रामीण बैंक्स के थ्रू एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस अवेलेबल कराना टू द कॉमन पीपल। डायरेक्टली नाबार्ड लोन नहीं देता है, बट नाबार्ड आरआरबी के थ्रू एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए फंड दिलवाता है। तो नाबार्ड ने 1992 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी ग्रामीण बैंक्स को काम दिया गया कि आप रूरल एरियाज में लोगों को इनकरेज करें, खासकर वीमेन को इनकरेज करें कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए। तो वीमेन को इनकरेज करें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने के लिए कैसे? वीमेन को इनकरेज करें कि उनके पास जो भी थोड़ा बहुत पैसा है उसको एक साथ सेव करें, पूल द रिसोर्सेज, सेविंग करके पूल द रिसोर्सेज, मेक सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो पैसा ऐसा कोई पिगी बैंक वगैरह में ना रख करके बैंक के अंदर अकाउंट खोल करके वो रखें, और उस अकाउंट में जो पैसा है वो पैसे का इस्तेमाल करके ये विमेन जो है कलेक्टिव तरीके से कोई इंटरप्राइजेज स्टार्ट करें। प्लस एडिशनली बैंक विल प्रोवाइड देम सम fund so that they could run their enterprises and create some economic livelihood opportunity for themselves। और इस पूरे प्रोसेस में बैंक उनको थोड़ा ट्रेनिंग भी देगा, गाइडेंस भी देगा, उनको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी सिखाएगा। तो ओवरऑल बैंक विल डू सम कैपेसिटी बिल्डिंग ऑल्सो। और बैंक को इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फंड पास करने के लिए, एडिशनल फंड पास करने के लिए रीफाइनेंस करेगा नबार्ड। सो दैट इज द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज मॉडल। तो नबार्ड ने 1992 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके अंतर्गत बैंक्स को, खासकर ग्रामीण बैंक्स को काम दिया गया कि आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाइए, लोगों को इनकरेज कीजिए कि पैसा सेव करें, अकाउंट खोलें, उन्हीं पैसों से इंटरप्राइजेज स्टार्ट करें, चाहिए तो एक्स्ट्रा लोन भी लें बैंक्स के थ्रू। उसके अलावा बैंक्स को काम दिया गया कि उनके ब्रांच मैनेजर्स जो हैं वो ट्रेनिंग दें, सेंसिटाइज करें विमेन को रूरल एरियाज में अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। बैंक्स के अंदर एक बैंक सखी नाम का पोस्ट बनाया गया जिसमें विमेन एम्प्लॉय या विमेन को पोस्ट किया जाता था, ताकि या अभी भी किया जाता है, ताकि ये जो विमेन हैं बैंक सखी वो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को ज़्यादा प्रोएक्टिव तरीके से करा पाए। क्रेडिट लिंकेजेस फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, मतलब मेकिंग फंड अवेलेबल टू दिस सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम द बैंक्स एट ए चीपर रेट। इस तरीके से ये जो नबार्ड द्वारा स्टार्ट किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम था, इट बिकेम वेरी सक्सेसफुल। गांव के लेवल पे अचार बनाना, ये ऐसे पापड़ बनाना, इस तरह के छोटे छोटे इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके, हैंडीक्राफ्ट की एक्टिविटीज एंड ऑल, इससे विमेन के लिए कई सारे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खुले हैं थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंड दैट हैज मेड दिस नबार्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ये सिग्निफिकेंस है। तो जब भारत सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के पोटेंशियल को पहचाना कि इससे ये फायदा हो सकता है, विमेन की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को बेहतर तरीके से टैप किया जा सकता है, तो फिर भारत सरकार ने 2011 में स्टार्ट किया नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये एनआरएलएम को 2016 में रीनेम कर दिया गया और नाम रख दिया गया दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो अब इसका नाम है DAY, दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इस NRLM DAY के अंतर्गत गोल है कि भारत के अंदर 8 से 10 करोड़ रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनवाया जाए।
उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए बाय लिंकिंग देम विथ ग्रामीण बैंक्स। प्लस इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो विमेन हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो अपने लिए बेहतर से बेहतर एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लोर कर पाए। सो दिस इज हाउ fund availability by linking them with a bank, plus training women as per the modern requirement या modern technology, so that women enterprises could be relevant as per the current market situation. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, इसी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत लाया गया है नमो ड्रोन दीदी स्कीम, जिसके अंतर्गत लगभग 90 लाख विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन प्रोवाइड किया भारत सरकार ने। प्लस हर एक विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक वुमेन को ड्रोन पायलट करने की ट्रेनिंग दी गई है। दूसरी वुमेन को ड्रोन को ठीक करने की, ड्रोन टेक्नीशियन की ट्रेनिंग दी गई है कि अगर उसमें कुछ खराबी आ जाती है तो उसको रिपेयर कर सके वो। तो दिस इज हाउ विमेन आर बीइंग मेड कैपेबल एज पर द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न रिक्वायरमेंट, ताकि विमेन की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसके थ्रू विमेन के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खुलते रहे। तो मैं अब समराइज कर देता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो पहले से बनते आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, इवन आज़ादी से पहले से। 1972 में ईला भट्ट जी ने इस आइडिया को थोड़ा पुश किया। 1992 में नाबार्ड ने सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम लेकर के आया, विच अल्टीमेटली टर्न्ड आउट टू बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस प्रोजेक्ट। एंड देन वी हैड नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसमें सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ही जरिया बनाया रूरल एरियाज में विमेन के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कराने का। और उसी के अंतर्गत कई सारे स्कीम्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं। मौजूदा स्कीम नमो ड्रोन दीदी स्कीम भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर विमेन को ड्रोन चलाना, ड्रोन को रिपेयर करना सिखाया जा रहा है। क्योंकि ड्रोन का खूब सारा इस्तेमाल हो रहा है आजकल एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर एरिया के सर्वे में, पेस्टिसाइड स्प्रे में। तो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अगर ड्रोन चलाना आएगा, ड्रोन को रिपेयर करना आएगा, तो हो सकता है कि गांव के फार्मर्स जो हैं वो इन विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कॉन्ट्रैक्ट दें कि आप मेरे एरिया में पेस्टिसाइड स्प्रे करा दीजिए, मेरे खेतों में इतना पैसा ले लीजिए। दिस इज हाउ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन कुड बी ओपन। दैट इज द टर्म और दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड बैंक लिंकेज प्रोग्राम। इस पर यूपीएससी ने इस तरीके का मेंस क्वेश्चन भी पूछा था। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। देखिए ये टॉपिक कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने इसलिए कवर किया ताकि एक बार आपको रिवाइज करवा दूं द डिफरेंस बिटवीन कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है वो महंगाई जिसमें हम लोग तमाम चीजों के बास्केट को कंसिडर करते हैं, इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल। तो फूड और फ्यूल के भी प्राइस को हम कंसिडर करते हैं। उसके अलावा बाकी सारी चीजें जैसे सीपीआई में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, फूड, क्लोथिंग, फुटवेयर, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट। तो सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन में सारे चीजें होती हैं। उन सबको इंक्लूड करके जब हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं तो दैट इज नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगर उनमें से हम लोग फूड और फ्यूल के प्राइसेस को छोड़ दें और बाकी सारे आइटम्स के प्राइस को अगर हम ट्रैक करें एक्सेप्ट फूड एंड फ्यूल, तो हेडलाइन में से फूड और फ्यूल के इन्फ्लेशन को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी सारे आइटम्स हैं उनके प्राइस को अगर हम लोग ट्रैक करते हैं और उनसे महंगाई जब निकालते हैं तो उसको कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। बेसिकली कोर इन्फ्लेशन इज मोर रिजिलियंट इन्फ्लेशन। देखिए फूड और फ्यूल का इन्फ्लेशन जो है वो काफी फ्लक्चुएट करता है, जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करता है। तो इसी कारण से आरबीआई क्या देखती है कि फूड और फ्यूल के अलावा जो बाकी सारे आइटम्स हैं उनका इन्फ्लेशन किस रेट से वैरी कर रहा है, उसको कहा जाता है कोर इन्फ्लेशन। तो फूड और फ्यूल के कारण अगर इन्फ्लेशन हाई है तो दैट इज नॉट अ बिगर कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि फिर उसको आराम से कंट्रोल भी किया जा सकता है। बट फूड और फ्यूल को छोड़ करके जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं उनका दाम अगर ज़्यादा बढ़ गया है, यानी कि कोर इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा हो गया है, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, बिकॉज फिर उसको टैकल करना थोड़ा कठिन होता है। सो यू कैन से कि कोर इन्फ्लेशन इज मोर रिजिलियंट एज कंपेयर टू ओवरऑल हेडलाइन इन्फ्लेशन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये जो अगला आर्टिकल है ये आसाम इकोनॉमी के ऊपर है। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और ये इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में आया आज के। इसको लिखा है हमारे चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने। तो इस आर्टिकल का बेहतरीन उपयोग करने के लिए आपको ये आर्टिकल पूरा खुद ही पढ़ना चाहिए। उससे आपको कई सारी बातें पता चलेंगी। ऐसा कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा,
बट यू विल गेट एन स्ट्रक्चर्ड व्यू अबाउट असम इकोनॉमी। बट फिर भी मैं एक समरी यहाँ रख देता हूँ जो उन्होंने इस आर्टिकल में कहा है। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत में कहा कि देखिए 1950-51 में, यानी कि आज़ादी के जस्ट बाद, अगर असम का पर कैपिटा इनकम देखा जाए तो इट वाज स्लाइटली हाइयर देन नेशनल एवरेज। इट वाज अबाउट 4% हाइयर देन नेशनल एवरेज। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द जर्नी हैज बीन ट्यूमुल्टस, मतलब थोड़ा सा टर्बुलेंट रहा है आसाम की जर्नी आज़ादी के बाद से। क्या हुआ है? तो रिपीटेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, कई सारे स्टेट्स आसाम से निकाल करके बनाए गए, जैसे नागालैंड बनाया गया, मेघालय बनाया गया, अरुणाचल प्रदेश बनाया गया, मिजोरम बनाया गया। तो ये कई सारे जो रीऑर्गेनाइजेशन हुए हैं स्टेट बाउंड्री का, एंड दैट टू इन मेनी केसेस विदाउट प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग, उसका नुकसान हुआ है असम की इकोनॉमी को। प्लस इलीगल इमिग्रेशंस हुए हैं असम के अंदर, स्पेशली आफ्टर दैट क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, और ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, और उसके कारण होने वाले एजिटेशन एंड एक्सट्रीमिज्म, इन सारी चीजों के कारण असम की इकोनॉमी, जो एक वक्त नेशनल एवरेज से ऊपर हुआ करती थी, अगर हम लोग जीडीपी पर कैपिटा देखें तो 4% ही सही बट ऊपर थी, वो आज के डेट में नेशनल इकोनॉमी या जीडीपी पर कैपिटा नेशनल एवरेज जो है उसकी तुलना में 41% कम है। तो एक वक्त हम नेशनल एवरेज से ऊपर थे, आज हम नेशनल एवरेज से 41% नीचे हैं। मेन कारण है इस तरह की जो चैलेंजेस हमने फेस की ओवर पीरियड ऑफ 40-50 ईयर्स। तो 1951 से लेकर के 1998 में इतना अंतर आ गया। लेकिन अब सीएम साहब लिखते हैं कि वापस से आसाम इज ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स हुए हैं हाल फिलहाल में आसाम की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एम्स आ रहा है आगे आसाम में, धोला सदिया ब्रिज over Brahmaputra River, India's longest rail cum road bridge at Bogibeel, expansion of Guwahati Airport, national highways and all, माँ कामाख्या कॉरिडोर, नए मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। ये सब तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गए। प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि डायरेक्ट बिजनेसेस के कई सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेमी कंडक्टर यूनिट आ रहा है 27,000 करोड़ का एट जागी रोड बाय टाटा ग्रुप। आसाम में मेथनॉल प्लांट लग गया 1600 करोड़ रुपए का, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर इन अप्रैल 2023 इटसेल्फ, और वहां से फिर अब मेथनॉल एक्सपोर्ट भी हो रहा है टू कंट्रीज लाइक बांग्लादेश एंड नेपाल। 28,000 करोड़ का एक्सपेंशन ऑफ नुमालीगढ़ रिफाइनरी, एक्सपेंशन ऑफ डिगबोई रिफाइनरी, रेलवे प्रोजेक्ट्स, लेज का प्लांट लग रहा है बाय पेप्सी कंपनी इन नौलबारी। तो इस तरीके से नए इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स के भी अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। प्लस असम सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स में खूब सारा पैसा लगाया है लोगों के वेलफेयर के लिए। फॉर एग्जांपल स्टेट लेवल का आप कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट वेलफेयर बेनिफिशियरी स्कीम है अरुणोदय स्कीम। 26 लाख विमेन, डेस्टिट्यूट वुमेन को इसके अंतर्गत मंथली पेंशन दिया जाता है 1250 रुपए का। इतना सारा खर्च करना शुरू किया असम सरकार ने वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर। यू सी 2015-16 तक लगभग 41,000 करोड़ का बजट था वेलफेयर स्कीम के ऊपर। नाउ इट हैज इंक्रीज अप टू 1,27,000 करोड़, और इसका नतीजा ये है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी असम के अंदर लगभग एक वक्त 2013-14 में 37% हुआ करता था, यानी कि 37% पॉपुलेशन इन असम वाज मल्टी डायमेंशनली पुअर इन 2013-14 एज पर नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट। और अब 2022-23 में वो संख्या घट करके 14.47% पे आ गई है, यानी कि ओनली 14.47% पीपल आर मल्टी डायमेंशनली पुअर नाउ, मेनली बिकॉज ऑफ एक्सेसिव और इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर ऑफ आसाम गवर्नमेंट ऑन वेलफेयर मेजर्स। लॉ एंड ऑर्डर में भी काफी सारा सुधार आया है। कम से कम 11 पीस अकॉर्ड साइन किए हैं सिंस 2016। असम सरकार ने भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलकर के। द लेटेस्ट एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीस अकॉर्ड वाज विद द उल्फा ग्रुप पीस अकॉर्ड। उसमें एक जो सेगमेंट है उसके साथ अभी पीस अकॉर्ड अल्फा ग्रुप का अभी बाकी है, लेकिन दूसरे सेगमेंट के साथ हमने पीस अकॉर्ड साइन कर लिया है। सोशल रिफॉर्म्स भी कई सारे लाए गए हैं स्टेट्स में, स्टेट असम के अंदर। फॉर एग्जांपल चाइल्ड मैरिज को कर्ब करने के लिए रिपील ऑफ कोलोनियल लॉ विच वाज असम मुस्लिम मैरिज डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड ऑल। सो विमेन हेल्थ हैज बीन गिवन टॉप प्रायोरिटी। तो इतने सारे एफर्ट्स के कारण असम इज नाउ ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। असम इकोनॉमी स्पेशली इज ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। सी हमारी जीडीपी लगभग 7 से 8 सालों में लगभग डबल हो गई है। 2,27,000 करोड़ से इट हैज गॉन अप टू 5,70,000 करोड़ इन 23-24 एज पर द बजट प्रेजेंटेड। तो अभी जो बजट रखा गया 2024-25 का, उस बजट में असम सरकार ने
असम इकोनॉमी का रिलेटेड डेटा दिया कि 2023-24 में असम की इकोनॉमी का जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है 5,70,000 करोड़ था। असम बहुत जल्दी ही पंजाब को पार कर जाएगा एंड विल बिकम 16th लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म्स ऑफ जीएसडीपी एज पर एन एस्टीमेट गिवन बाय आवर चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब। Currently, it is at 17th position, just lagging behind पंजाब। तो ये सारी चीजें हैं आप असम इकोनॉमी के बारे में। असम इकोनॉमी 1950-51 में असम का पर कैपिटा इनकम वाज 4% अबव द नेशनल एवरेज, बट बिकॉज ऑफ रिपीटेड रीऑर्गेनाइजेशन एंड इलीगल इमिग्रेशन लीडिंग टू एजिटेशन एंड एक्सट्रीमिज्म 1998 तक असम पर कैपिटा जीडीपी इज 41% बिलो नेशनल एवरेज। न्यू नाउ असम इज ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हुए, वेलफेयर के मेजर्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, सोशल रिफॉर्म्स के कई सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं विद रिस्पेक्ट टू असम इकोनॉमी। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में फिनलैंड उसका हिस्सा नहीं है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।